वेलकम टू अनिल नरूला's IAS स्टडी सेंटर। आज हम इंडियन पॉलिटी में यूनियन एग्जीक्यूटिव पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव स्टार्ट किया था और उसमें हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कवर किया। आज हम डिस्कस करेंगे वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको बताया था जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, उसको हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट डिस्कस नहीं करते। सो टुडे आवर फोकस विल बी ऑन वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। सो दीज वर द प्रोविजंस आई टोल्ड यू इन द लास्ट सेशन एज वेल। सो अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। There shall be a Vice President of India, आर्टिकल 63 में ये मेंशन किया हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन दो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ही इज़ एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मीन्स कि उसकी अपॉइंटमेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन की तौर पे नहीं होती। ही इज़ अपॉइंटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट हिज मेन फंक्शन इज़ ही इज़ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, दैट इज़ राज्यसभा। फाइन, सो दिस इज़ हिज प्राइम ड्यूटी, प्राइम फंक्शन। देन in the next article it is mentioned vice president to act as the president of India and or to discharge his function। so दो बातें हैं यहाँ पर that he might act as acting president of India, but when he will act as the acting president of India, जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। वैकेंसी किस वजह से क्रिएट हो सकती है? या तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रिमूवल हो गया है, या फिर उसने अपने ऑफिस से रेजिग्नेशन दिया है, या डेथ की वजह से ऑफिस वेकेंट हो सकता है। सो वी कैन नॉट कीप प्रेसिडेंट ऑफिस वेकेंट। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आर्टिकल 65 में दिस इज मेंशन दैट वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट सेशन में भी मैंने आपको ये बात बताई थी। फाइन, सो वन थिंग इज दिस, सो कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। किसी कारण ये भी हो सकता है समटाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज ऑल्सो वेकेंट। फाइन, वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस एब्सेंस की वजह से, इलनेस की वजह से वेकेंट है। फाइन, या वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस में टेम्परेरी वैकेंसी की जगह पे परमानेंट वैकेंसी क्रिएट हो गई है फॉर वन और द अदर रीज़न। सो उस केस में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया हुआ, बट इट इज़ मेंशन अंडर अ लॉ दैट इन दैट केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बाई चांस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी ना हो, इन दैट केस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट। Second thing is to discharge his functions during casual vacancies or absence of the president। मीन्स जब प्रेसिडेंट का ऑफिस परमानेंट वेकेंट नहीं हुआ है, कोई कैजुअल वैकेंसी किसी टेम्परेरी रीज़न की वजह से प्रेसिडेंट इज़ एब्सेंट। किस वजह से एब्सेंट हो सकता है? दैट ही माइट फॉल इल। फाइन, सो किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस टेम्परेरीली वेकेंट होता है, उस टाइम पे भी प्रेसिडेंट के ऑफिस की टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए ड्यूटीज़ कौन पूरी करेगा, कौन फुलफिल करेगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड, जब भी वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का काम करता है, ईदर एक्टिंग एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और डिस्चार्जिंग हिज ऑफिस फंक्शन, दोनों ही केस में वाइस प्रेसिडेंट विल एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स, पावर, प्रिविलेज, सैलरी, एवरीथिंग ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइन, सो ये दो इम्पॉर्टेंट रोल हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैं। देन वाइस प्रेसिडेंट वी कैन से ही इज़ द सेकेंड हाइएस्ट ऑफिस इन आवर कंट्री। फाइन, ही इज़ द सेकेंड हाइएस्ट डिग्निटरी इन द वारंट ऑफ प्रेसिडेंस। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स क्या है, एक लिस्ट है डिग्निटरीज की, इफ़ दे आर प्रेजेंट इन अ स्टेट फंक्शन, तो वहाँ पे किसको प्रायोरिटी मिलेगी, क्या हायरार्की होगी। सो उस हायरार्की में नंबर 1 कम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एट सेकेंड नंबर कम्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
Fine. So these are his important duties. Next thing comes that how Vice President of India is elected. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करने का जो प्रोसेस है दैट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सेम, मीन्स इनडायरेक्ट है. द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू ऑफिसेज इज दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन फॉल करता है? ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट के दो हाउसेज कौन से हैं? हमें सबको पता है, लोकसभा एंड राज्यसभा. उसके दोनों तरह के मेंबर्स, इलेक्टेड एज वेल एज नॉमिनेटेड. सो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों टाइप के मेंबर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट हैं. जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज की बात की थी उस केस में सिर्फ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स ही उसका पार्ट थे. फाइन. एंड उसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के भी इलेक्टेड मेंबर उसका पार्ट थे, नॉमिनेटेड मेंबर्स. प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट नहीं है. बट यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के केस में स्टेट लेजिस्लेचर का कोई भी रोल नहीं है. Fine. So this is the electoral college. Again an important thing from pre-point of view, and all other terms are exactly similar. Indirect election, proportional representation by means of single transferable vote and secret ballot. So बिल्कुल ही सेम प्रोसेस है. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी, जिसमें वोटिंग का राउंड एक होगा बट काउंटिंग के जो राउंड्स हैं दोज कुड बी मल्टीपल, एक पर्टिकुलर इलेक्टोरल कोटा अचीव करने के लिए. फाइन. देन कम्स दैट व्हाट शुड बी द क्वालिफिकेशंस. सो अगेन आई विल रिपीट कि प्रेसिडेंट के जैसा सेम है. सिटीजन ऑफ इंडिया, एज नॉट लेस देन 35 ईयर्स. द ओनली इम्पॉर्टेंट डिफरेंस टू नोट इज qualified for election as a member of the Council of State, that is राज्य सभा. प्रेसिडेंट के केस में हम कहते हैं qualified for election as a member of the House of People, that is लोकसभा. सो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के केस में ये क्वालिफिकेशन डिफरेंट है. Another is shall not hold any office of profit. सो सिमिलर थिंग कि अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, लाइक इफ ही इज अ MP और इफ इज एनी MLA, कोई भी ऐसा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, ही मस्ट रिजाइन फ्रॉम दैट ऑफिस एज सून एज द पर्सन विल बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो दीज आर सम ऑफ द क्वालिफिकेशंस. देन सिक्योरिटी डिपॉजिट भी बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, 15,000 रुपीज़ विद RBI. जिस भी पर्टिकुलर कैंडिडेट के पास 1/6 वोट से कम आएंगी उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो उनको वापस नहीं मिलेगी. And next is the important thing that what is the term of office of Vice President of India. So it is 5 years mentioned under the Constitution, fixed term of 5 years, but definitely कल को वाइस प्रेसिडेंट खुद रिज़ाइन करना चाहे, he can resign. He can resign by writing to the president. प्रेसिडेंट के केस में मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फाइन. देन इवन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस. वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में भी इलनेस की वजह से, किसी वजह से टेम्परेरी वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, बट एज सच नथिंग इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हु विल ऑक्यूपाई द ऑफिस, बिकॉज his main role is presiding officer of राज्य सभा. सो कभी भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस टेम्परेरीली वेकेंट है तो उस केस में क्या होता है, जो राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है ही विल एक्ट एज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. फाइन. सो हाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड. वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिमूवल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिस आर्टिकल इज गिवन 67 क्लॉज स्मॉल b, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. वाइस प्रेसिडेंट के लिए कोई फॉर्मल रिमूवल प्रोसीजर्स नहीं बताया गया, इम्पीचमेंट टर्म यूज़ नहीं की गई, टर्म यूज्ड इज रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल है दैट इज़ वन ऑफ द स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा.
काउंसिल ऑफ स्टेट की वो स्पेशल पावर है इन व्हाट कंटेक्स्ट, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव करने के लिए जब भी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन इनिशिएट किया जाएगा, मीन्स रेजोल्यूशन स्टार्ट किया जाएगा, दैट कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का रेजोल्यूशन लोकसभा में इनिशिएट नहीं हो सकता, ओनली इन राज्यसभा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो जब रेजोल्यूशन इनिशिएट होना है उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस सर्व किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट अगर काउंसिल ऑफ स्टेट में इनिशिएटिंग हाउस में वो रेजोल्यूशन मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द हाउस से पास हो जाए, जिसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी। मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द हाउस माइनस द वेकेंट सीट्स। फाइन। सो वेकेंट सीट्स वाले जो हैं वो मेंबर्स तो आ ही नहीं सकते, सो इसलिए मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स मीन्स टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग एब्सेंटीज, बट वेकेंट सीट्स को हम काउंट नहीं करते। सो काउंसिल ऑफ स्टेट में ये पास हो गया अगर इस मेजॉरिटी से, देन इट विल गो टू द सेकेंड हाउस, दैट इज हाउस ऑफ पीपल। अगर हाउस ऑफ पीपल में भी ये सेम मेजॉरिटी से पास हो जाता है, देन वी विल से दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो रिमूवल रेजोल्यूशन है दोनों हाउसेस से पास हो चुका है। नाउ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ टू गो। फाइन। देन किसी भी कारण से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में कोई भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, या तो 5 साल की उसकी टर्म कंप्लीट हो गई, नॉर्मल टेन्योर उसका कंप्लीट हो गया, या डेथ हो गई, या रेजिग्नेशन हुआ, या फिर रिमूवल हो गया 67 क्लॉज बी के अंडर, सब केसेस में क्या मेंशन है, वैकेंसी मस्ट बी फिल्ड एज सून एज पॉसिबल। फाइन। इट मस्ट बी filled as soon as possible. Nothing like that is given that it should be filled within 6 months. प्रेसिडेंट के केस में मेंशनड है 6 मंथ के अंदर अंदर फिल करनी है, बट हेयर इट इज़ नॉट मेंशनड। सो द नॉर्मल थिंग इज़ अगर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नॉर्मल टेन्योर कंप्लीट होने वाला है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी बनती हैं वो टाइमली इलेक्शन कंडक्ट करें और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की टर्म कंप्लीट होने से पहले ही नया वाइस प्रेसिडेंट को चूज़ करें। So this is the whole process of election of vice president, his qualifications as well as term of office. Then another important thing, who provide oath to the vice president of India. So vice president की जो oath है that falls under article 69. Article 69 के अंदर oath or affirmation to the vice president before occupying his office is administered by the President of India. Fine. And another thing, जब भी वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं उसके रिलेशन में कोई भी डिस्प्यूट हो, ऑल दोज डिस्प्यूट्स कैन बी हर्ड ओनली बाय द सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 71 में दिस इज मेंशन, all disputes related to the office of president as well as vice president of India can be heard only in the सुप्रीम कोर्ट। ये मैंने लास्ट सेशन में अंडर प्रेसिडेंट भी बताया था आपको। फाइन। सो सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली अथॉरिटी टू हियर ऑल दीज डिस्प्यूट्स। देन नेक्स्ट थिंग कम्स, what are the emoluments of the vice president of India? So at present his salary is 4 lakh and it is a charged expenditure from the consolidated fund of India. So these are the important provisions with regard to the office of Vice President of India. Now next we'll move on to the next part of Union Executive, that is the Prime Minister and Council of Ministers. Fine. So इसके रिलेशन में हम लोगों ने फोकस करना है मेनली आर्टिकल 74, 75 एंड 78 पे। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो पैटर्न है इंडिया में, दैट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। हमने यूके पैटर्न पे कैबिनेट गवर्नमेंट को हमारे यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है,
एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, दैट इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लाइज विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हम कहते हैं दैट एवरी पर्टिकुलर वर्क इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट इन आवर सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट इज प्रेसिडेंट, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर हेड्स दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. आर्टिकल 74 और 75 में क्या डिफरेंस है? 74 हमें कहता है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पावर क्या है, व्हाट दे डू. 75 talks about the whole appointment of council of minister, prime minister, as well as their oath and everything. Fine. Then article 74 के अंदर we talk about this council of minister. लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 53 की बात की थी, दैट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही हैज़ टू एक्ट on his own wisdom or through officers subordinate to him. So यहाँ आर्टिकल 53 में जो हम ऑफिसर्स की बात कर रहे थे, we were basically talking about this council of minister. आर्टिकल 53 जो है, that should be read along with आर्टिकल 74. 74 में कहा गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. That there shall be a council of minister with prime minister as the head to aid and advise the president of India. Means president of India को कोई भी काम करना है तो council of minister उसको advice देगी. But original constitution में ये श्योर नहीं था कि जो भी aid और advice president को council of minister देगा, क्या president उस aid और advice से bound है या नहीं है. So there was some sort of confusion while doing the work. So इस confusion को ख़त्म करने के लिए पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया थ्रू 42nd अमेंडमेंट. So 42nd अमेंडमेंट जो ईयर 1976 की है, उससे हमने ये confusion ही ख़त्म कर दी आर्टिकल 74 में. And it was mentioned that president has to act according to the advice of council of minister. Means president is bound by the aid and advice of the council of ministers. Fine. Then just to give it a bit soft provision, make it a bit soft provision, article 74 को दोबारा से अमेंड किया गया 44th अमेंडमेंट के थ्रू 1978 में, जिससे हमने उसमें एक और प्रोविसो ऐड किया that president can send the advice tendered by the council of minister for reconsideration. कि प्रेसिडेंट के पास जब भी कोई बिल पास होने के लिए आएगा, he can send it for reconsideration to the council of minister. But very important thing, जब भी प्रेसिडेंट के पास रिकन्सिडरेशन के बाद वापस आएगा, प्रेसिडेंट के पास और कोई पावर नहीं है, ही हैज़ टू गिव हिज सिग्नेचर टू दैट पर्टिकुलर लेजिस्लेशन. लास्ट सेशन में हमने बात की थी टर्म सस्पेंसिव वीटो की. सस्पेंसिव वीटो इज़ नथिंग बट दिस रिकन्सिडरेशन प्रोविजन ओनली. फाइन. सो ये है आर्टिकल 74, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड जो भी एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे, दैट इज़ आउट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता. दैट वाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज़ गिवन सच एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फाइन. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, हम बात कर रहे हैं बार बार टर्म काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता क्या है? फाइन. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ बेसिकली अ कंपोजिट बॉडी. A group of ministers are part of this council of minister. इसमें अलग अलग रैंक के मिनिस्टर्स होते हैं. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज़ क्या होगा? दिस इज़ नाउ गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. साइज़ के लिए कंडीशन दी गई है, बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट कौन होगा, हाउ all these things will function and all, this is not mentioned in the constitution.
Again, we have borrowed this concept from the British government. So British के पैटर्न के अकॉर्डिंगली हमने सेम टाइप ऑफ जो मिनिस्टर्स हैं डिफरेंट रैंक्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट बनाए हैं. सो 3 कैटेगरीज ऑफ मिनिस्टर्स आर देयर: कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर. इन दिस हायरार्की ओनली. कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो टॉप मोस्ट मिनिस्टर हैं, देन कम मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द लो लेवल कम्स द डेप्यूटी मिनिस्टर. कैबिनेट मिनिस्टर्स को हमेशा कोई ना कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री दी जाती है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मींस कोई पोर्टफोलियो उनको एलोकेट किया जाता है. फाइन. सो वो सारी मीटिंग्स कैबिनेट की अटेंड करते हैं. देन मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कैबिनेट मिनिस्टर के साथ भी अटैच किया जा सकता है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कई बार इंडिपेंडेंट चार्ज भी दे देते हैं किसी मिनिस्ट्री का. एंड ही हैज़ द राइट टू अटेंड द कैबिनेट मीटिंग इफ़ इनवाइटेड, मीन्स उनको कैबिनेट मीटिंग में इनवाइट किया जा सकता है, बट अदरवाइज दे कैन नॉट अटेंड. एंड द लास्ट इज द डेप्यूटी मिनिस्टर, जो सबसे जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, उनको कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं मिलता, वो ऊपर वाली 2 कैटेगरी के मिनिस्टर्स को ही असिस्ट करते हैं. सो ये कैबिनेट मीटिंग्स में पार्टिसिपेट नहीं करते. फाइन. देन आई एम यूजिंग अ टर्म कैबिनेट ओकेजनली. सो कैबिनेट टर्म क्या है? जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज है दैट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 75 that it should not be more than 15% of the total number of members in the Lok Sabha. हाउस ऑफ पीपल की जितनी स्ट्रेंथ है उसके 15% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर. फाइन. एंड दिस पर्टिकुलर साइज वॉज एडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन ईयर 2003. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज़ भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं था, इसको 2003 में 91st अमेंडमेंट से ऐड किया गया. बट यू कैन सी, अगर हम 15% साइज़ की भी बात कर रहे हैं, लोकसभा की जो स्ट्रेंथ है दैट कुड बी 550. सो 550 का जो 15% है दैट विल बी नियरली 75 to 80. सो इतनी बड़ी बॉडी, एक कंपोजिट बॉडी एज अ होल कैन नॉट मीट, उनमें कभी भी कंसेंसस नहीं हो पाएगा. सो दैट्स वाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जगह पर वी हैव अनदर बॉडी दैट इज कैबिनेट, द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कैबिनेट कहाँ से बनती है? कैबिनेट में ज़्यादातर मिनिस्टर्स कैबिनेट मिनिस्टर की कैटेगरी में से आते हैं. अगर आप लोग पूरा पार्ट 5 देखेंगे, कंप्लीट पार्ट 6 देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, नोवेयर यू विल फाइंड दिस टर्म कैबिनेट. कैबिनेट टर्म सिर्फ आपको मिलेगी आर्टिकल 352 में, यूनियन कैबिनेट टर्म. ये जो टर्म है, ये यूनियन कैबिनेट टर्म आर्टिकल 352 में भी 44th अमेंडमेंट से ऐड की गई थी. फाइन. बट अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग, वहाँ पर भी ये टर्म डिफाइन नहीं की गई. सो एक कन्वेंशन है, एक सिस्टम है जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं. फाइन. सो अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम, नॉर्मली द कंपोजिशन ऑफ कैबिनेट इज प्राइम मिनिस्टर प्लस द कैबिनेट मिनिस्टर्स, एंड दिस कैबिनेट इज द एक्चुअल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट. न्यूज़पेपर्स में भी आप लोग नॉर्मली देखते होंगे दैट यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड दिस थिंग और दैट थिंग. सो दैट इज़ द रोल ऑफ दिस कैबिनेट ओनली. यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मीन्स दिस all these 3 types of minister as a body never meets. इनकी कभी भी मीटिंग नहीं होती. जब भी मीटिंग होती है that is only of the cabinet, और जो भी कैबिनेट के decisions होते हैं those are binding on all the ministries. Fine. So this is in brief regarding the size of council of minister as well as the different categories of ministers. Then again we'll come to this thing. Article 75 clause 1 talks about appointment of prime minister by the president. So president prime minister को appoint करता है, but again an important thing,
प्रेसिडेंट के पास इस केस में कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बना सकता है। नो, जो भी पार्टी इलेक्शंस में विनर घोषित हुई है, जो भी विनर है, जिस पार्टी के पास मेजॉरिटी है, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है एंड प्रेसिडेंट हैव नो चॉइस बट he will appoint that particular person as the Prime Minister of India. There could be a problem if hung parliament is there. किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, उस केस में प्रेसिडेंट के पास थोड़ी फ्रीडम हो सकती है while appointing a Prime Minister. Fine, otherwise no freedom. Then appointment of other ministers by the President on the advice of Prime Minister. कि बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की ही कंप्लीट विजडम होती है दैट हु विल बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर एंड हु विल बी अपॉइंटेड एज विच टाइप ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर। यहाँ पर प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है। जिन जिन को प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स बनाएगा, जिस रैंक का मिनिस्टर बनाएगा, प्रेसिडेंट विल मियरली अपॉइंट दैट पर्सन। फाइन, देन जब हम लोग बात कर रहे हैं मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की, फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर देयर। मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। फाइन, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कब होती है? जब हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद। फाइन, बट जब मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की बारी आती है, दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ईदर लोकसभा और राज्यसभा। इवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, अंडर आर्टिकल 75 क्लॉज 5, अपॉइंटमेंट ऑफ ए नॉन मेंबर as a minister for 6 consecutive months, even a non-member, जो पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, he is neither belonging to राज्यसभा nor to लोकसभा, ऐसे मेंबर को भी, नॉन मेंबर को भी हम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। फाइन, अगर प्राइम मिनिस्टर चाहे तो प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ नॉन मेंबर एज ए मिनिस्टर, बट कंडीशन इज फॉर 6 कॉन्जिक्यूटिव मंथ। सो वो 6 लगातार महीने के लिए रह सकता है। उस 6 महीने के अंदर अंदर दैट नॉन मेंबर शुड बी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस, चाहे वो लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर बनना चाहिए 6 महीने के अंदर। अगर वो 6 मंथ्स के अंदर मेंबर नहीं बनता, इन दैट पर्टिकुलर केस ही नीड टू रिजाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री। फाइन, क्योंकि वो हाउस का मेंबर नहीं बना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रोविजन। नाउ आई एम सेइंग दैट मिनिस्टर कैन बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो जब भी मिनिस्टर किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, सो इट मीन्स अ मिनिस्टर हैज़ राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अगर वो मिनिस्टर है तो उसको राज्यसभा में भी बोलना पड़ सकता है। ही नीड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट इन द लोकसभा एज वेल, बट देयर इज़ अ टर्म राइट टू वोट। जब भी हम अलग अलग लेजिस्लेशंस पास करवाते हैं, सो मेंबर्स को वोट करना पड़ता है। दे हैव राइट टू वोट इन दैट हाउस ओनली, जिस हाउस के वो मेंबर होते हैं, चाहे वो राज्यसभा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिबेट में, चाहे वो लोकसभा में। बट जब वोटिंग होगी तो वो अपने पेरेंट हाउस में, जिस हाउस के वो मेंबर हैं, उसी में वो वोट कर सकते हैं। सो राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस, but right to vote in your parent house only. Fine. So these are the important provisions with regard to the appointment of Prime Minister and his Council of Minister. Then जब भी किसी पर्टिकुलर मेंबर को मिनिस्टर बनाया जाता है तो उसको दोबारा से ओथ दी जाती है बाय द प्रेसिडेंट, which is oath of office and of secrecy to the ministers by the Prime Minister. अब कोई भी मेंबर पार्लियामेंट का बना, लोकसभा का या राज्यसभा का, उसके बाद उनका मिनिस्ट्री के लिए कितना टेन्योर है। किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिनिस्टर बनाया गया तो वो कितने टाइम के लिए मिनिस्टर रह सकता है? मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। फाइन, सो मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर क्या है? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग,
प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करना इतना इजी नहीं है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट का मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट इजीली प्राइम मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट तब तक रिमूव नहीं कर सकता जब तक कि वो लोकसभा में मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है और उसे मेजॉरिटी पार्टी की कॉन्फिडेंस वोट मिली हुई है। इन एनी केस मेजॉरिटी पार्टी जो है वो कॉन्फिडेंस वोट लूज कर गई, उस केस में जो है प्राइम मिनिस्टर को रिमूव किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फाइन, इज इन दैट केस देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि लोकसभा इन बिटवीन डिसॉल्व हो जाएगी। देन विद रिगार्ड टू अदर मिनिस्टर्स, सो दे कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ओनली। मैं मेंबरशिप की बात नहीं कर रही, सिर्फ मिनिस्ट्री की बात कर रही हूँ। कल को कोई भी पर्टिकुलर मिनिस्टर जो है वो रूलिंग पार्टी के साथ पैरेलल काम नहीं कर रहा, सो प्राइम मिनिस्टर कैन ऑल्सो गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट कि इसे मिनिस्ट्री से रिज़ाइन करने को बोल दो। देन दैट पर्सन नीड टू रिज़ाइन फ्रॉम द मिनिस्ट्री, सो दैट्स वाई द टर्म यूज्ड इज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। बट दिस प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट is exercised by the president on the advice of prime minister, not mentioned in the constitution, but otherwise we know article 74 में it is mentioned council of minister to aid and advise the president, and this council of minister is headed by the prime minister only. Then council of minister shall be collectively responsible to the house of people. Very very important thing. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल का मतलब है जब भी कैबिनेट कोई डिसीजन ले लेती है, दैट यूनियन कैबिनेट हैज़ टेकन दिस डिसीजन, इट मीन्स दैट डिसीजन इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर्स। चाहे डिसीजन लेने के टाइम पे कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर उस डिसीजन को ना मानता हो, बट अगर डिसीजन अप्रूव हो चुका है, नाउ एवरी पर्टिकुलर मिनिस्टर हैज़ टू गो बाय दैट। अगर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को अभी भी कोई प्रॉब्लम है, दैट पर्सन डज नॉट एग्री विद द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, दैट 75 क्लॉज 2 के अंडर ही कैन रिजाइन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। So that's why the term used is council of ministers shall be collectively responsible to the house of people. Very important thing, कई बार एग्जाम में यहाँ पे टर्म आ जाती है council of ministers shall be collectively responsible to the parliament. पार्लियामेंट नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में से इलेक्टेड हाउस सिर्फ जो हर 5 साल के बाद इलेक्ट होता है, दैट हाउस इज लोकसभा ओनली। काउंसिल ऑफ स्टेट इज अ परमानेंट हाउस। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इवन ये दोनों आर्टिकल नंबर्स भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 75 क्लॉज 2 दैट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड 75 क्लॉज 3 इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फाइन, सो दीज आर द प्रोविजंस विद रिगार्ड टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ with regard to the council of ministers. Then article 77 says conduct of business of the government of India. So जितने भी decisions government of India के होते हैं, all executive action of the government of India shall be expressed to be taken in the name of president. Fine, so all executive action will be taken in the name of president of India. उसके बाद पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस का जो काम है वो कन्वीनियंट तरीके से होता रहे। फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स बना सकता है। एंड नेक्स्ट प्रोविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 78। आर्टिकल 78 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहे। फाइन, अदरवाइज वी हैव सीन कि प्रेसिडेंट के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ही नॉर्मली डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो बट प्रेसिडेंट इन्फॉर्म्ड रहना चाहिए। सो इट इज़ मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 78 टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजंस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स relating to the administration of the affairs of union and proposals for legislation.
प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सारी इन्फॉर्मेशन भेजता रहे कि यूनियन के सारी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रही है या प्रपोज्ड लेजिस्लेशंस क्या हैं। सो नॉर्मली द टाइम पीरियड इज मेंशन कि फोर्टनाइटली रिपोर्ट्स भेजे, कन्वेंशन के फॉर्म में हम इसको फॉलो करते हैं। सेकेंड इज, यहाँ तो हम कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कंपल्सरीली प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म्ड रखे। सेकेंड इज, इवन प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर से कोई इन्फॉर्मेशन मंगवा सकता है। प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड टू एनी लेजिस्लेशन एंड विद रिगार्ड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द यूनियन। एंड द लास्ट इज, प्रेसिडेंट को अगर लगे कि कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेशन जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिस्कस नहीं हुई, सिर्फ किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर ने डिस्कस की है, तो उस केस में प्रेसिडेंट कह सकता है दैट दिस पर्टिकुलर लेजिस्लेशन मस्ट बी डिस्कस्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो दिस इज ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद रिगार्ड टू द प्रेसिडेंट। सो आर्टिकल 75 में हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स की, और आर्टिकल 78 में बेसिकली हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट, दैट इज कि प्राइम मिनिस्टर टाइम टू टाइम क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहे। फाइन, सो दैट वाज अनदर पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। नाउ टू स्मॉल पार्ट्स, अटॉर्नी जनरल एंड कैग। So with regard to this Attorney General of India, very important article for pre-point of view, Article 76. Attorney General of India as well as Office of CAG, both are constitutional bodies because these are mentioned under the Constitution. Then अटॉर्नी जनरल और कैग में मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस सेंस में क्या है? अटॉर्नी जनरल को हम यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट काउंट करते हैं, बट जो कैग है दैट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंशन्ड अंडर पार्ट 5. सो नाउ कमिंग टू दिस अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया, ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सबसे सीनियर मोस्ट और फर्स्ट लॉ ऑफिसर है. फाइन, देन ही उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. कौन अपॉइंट हो सकता है एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं, सो दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. कोई ऐसा फिक्स प्रोसीजर नहीं दिया हुआ, सो इट इज़ बेसिकली अ पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट. प्रेसिडेंट मेक दिस अपॉइंटमेंट ऑन द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ओनली. देन होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स कोई भी फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है उसके रिमूवल के लिए. इट इज़ अगेन कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव हिम, हाउ? ऑन द विशेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ओनली. whenever there will be change in the council of minister, whenever there will be change in the prime minister, so normally the office of attorney general also undergoes change. Fine. So attorney general काम करने के लिए he is assisted by solicitor generals as well as additional solicitor generals. ये सब चीज़ें आपके साथ सर ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के सेशन में डिस्कस की हैं, बट आई एम डिस्कसिंग इट just as it is part of the union executive, so you can relate to that as well. So उसका काम क्या है? His work is to give advice to the government of India. क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर है, सो ऑल लीगल मैटर्स पे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है. फाइन. उसके पास राइट है, राइट ऑफ ऑडियंस, राइट टू अपीयर इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. अगर किसी भी पर्टिकुलर के कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस है, यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, तो ही हैज़ राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. फाइन. बिकॉज ही इज़ द लीगल कंसल्टेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. उसको बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, दैट ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. सो पार्लियामेंट के सेशन चल रहे हों तो उनकी प्रोसीडिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर सकता है, किसी भी जॉइंट सिटिंग में वो पार्टिसिपेट कर सकता है,
पार्लियामेंट की किसी भी कमेटी का अगर वो मेंबर है तो वो पार्टिसिपेट करेगा, फाइन, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही हैज़ राइट टू स्पीक इन दोज प्रोसीडिंग बट नो राइट टू वोट। जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपके पास राइट टू वोट तभी आता है इफ़ यू आर ए मेंबर ऑफ द हाउस। सो अटॉर्नी जनरल हाउस का मेंबर नहीं है, बट बिकॉज ऑफ हिज सच पोजीशन कि वो लीगल कंसल्टेंट है, लॉ ऑफिसर है, तो वो वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, बट नो राइट टू वोट। So these are the important things. Rest of the things has been discussed by sir in the other session, and he receives remuneration. उसको क्या पैसे मिलेंगे काम करने के लिए? रेमनरेशन मिलती है जो प्रेसिडेंट डिटर्मिन करता है। उसे प्रॉपर सैलरी की फॉर्म में नहीं मिलते पैसे, रेमनरेशन की फॉर्म में मिलते हैं, बिकॉज ही इज अलाउड टू डू हिज प्राइवेट प्रैक्टिस एज वेल। फाइन। एंड द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज आर वेंकटा रमानी। सो जब भी आप एग्जाम में अपीयर होते हैं, सो दीज ऑफिसर्स आर ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। सो आप इनको एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। सो दिस इज रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एंड द लास्ट थिंग इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, mentioned under part 5 of the constitution from article 148 to 151. 148 में हमें बताया गया है how CAG can be appointed, his term and everything. बाकी प्रोविजन में उसके पावर और उसके फंक्शंस बताए गए हैं। फाइन। सो जब हम बात कर रहे हैं CAG की, so how he can be appointed? He can be appointed again by the president, similar to the attorney general of India. बट यहाँ पर कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस मेंशन नहीं है। सो कैग की अपॉइंटमेंट होने के बाद हु विल गिव ओथ टू हिम? ही विल बी एडमिनिस्टर्ड ओथ बाय द प्रेसिडेंट। कैग का काम क्या है? कैग को अपॉइंट क्यों किया जाता है? उसका काम है ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स। इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज जो हैं, या इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट हमारा जो है, ही इज़ बेसिकली द हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। कैग का टेन्योर जो है, इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ 6 years ऑफ सर्विस और 65 years ऑफ एज। चाहे तो 6 साल की सर्विस, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि एज 65 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विच एवर इज़ अर्लियर। कैग अगर चाहे तो वो रिज़ाइन कर सकता है। अगर वो रिज़ाइन करना चाहता है, ही कैन रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इवन अटॉर्नी जनरल भी रिज़ाइन करना चाहे तो ही कैन ऑल्सो रिज़ाइन बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देन इवन कैग कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। रिमूवल प्रोसीजर इज बिट डिफिकल्ट बिकॉज इट इज सिमिलर टू अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सेम ग्राउंड, सेम प्रोसीजर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है। देन सैलरी एंड ऑल आर डिटर्मिन्ड बाय पार्लियामेंट। अटॉर्नी जनरल के केस में हमने बात की थी कि रेमनरेशन प्रेसिडेंट डिटर्मिन करेगा, बट यहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी है कंप्लीट टेन्योर की, सो हिज सैलरी एंड अदर कंडीशंस आर डिटर्मिन्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ, and at present his salary is rupees 2.50 lakh. So कैग की जो सैलरी है that cannot be diminished during his tenure except during financial emergency. Then he is ineligible to hold any government office after retirement. Retirement के बाद जो कैग है वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। यूनियन के या स्टेट्स के जो भी अकाउंट्स हैं वो किस फॉर्मेट में तैयार होने चाहिए, क्या उनका प्रोसीजर होना चाहिए, दैट विल बी डिटर्मिन्ड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द रिकमेंडेशन और ऑन द एडवाइस ऑफ द कैग, द फॉर्म ऑफ अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एज वेल एज द स्टेट। देन द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मेन काम इनका क्या है, जो भी इनकी ऑडिटिंग की रिपोर्ट्स होती हैं यूनियन गवर्नमेंट की, फाइन, सो दैट ही विल गिव टू द प्रेसिडेंट। जो ऑडिटिंग रिपोर्ट्स होंगी स्टेट्स की, दैट ही विल गिव टू द रिस्पेक्टिव गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स। प्रेसिडेंट की ड्यूटी है कि उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने रखे, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने, और गवर्नर्स की ड्यूटी है कि रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखें।
Fine. So these are some of the constitutional provisions given with respect to the office of the CAG. The other things you can even relate under the topic of constitutional bodies, which sir has already discussed. Fine. So with this we have finished with the union executive part, including controller and auditor general. Thank you so much.